दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ आपको। आज से 40-50 साल पहले है ना सिस्टम ये हुआ करता कि गाँव के अंदर किसानों को यजमान बोला जाया करता और हर कास्ट के लोग कुछ किसानों से जुड़े हुए हुआ करते। अब जैसे ये हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, ये खेतों में काम किया करते, या फिर वाल्मीकि समुदाय के हैं, या फिर जैसे अपना ये लोहार हैं, इस समुदाय के लोग हैं, या फिर जो ये हजाम जिनको नाई बोलते हैं ये हैं। तो ये क्या किया करते हैं कि अपने-अपने यजमानों के पास जाके ना उनका काम कर दिया करते। अब जैसे नाई हुआ करते, तो वो घर-घर जाके पूछ लिया करते, भाई शेव बनवानी है क्या? बाल कटवाने हैं क्या? और अगर वो खेतों में होते तो खेतों में भी चले जाया करते। तो अब किसी गाँव में दोस्तों ऐसे ही एक नाई हुआ करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती था। तो वो क्या किया करता है कि जिसके पास भी वो बाल काटने के लिए जाता, कभी तो उसकी एक साइड की मूंछें काट के दूसरी साइड की नहीं काटता, या फिर एक साइड की छोटी कर देता, कभी दाढ़ी में गड़बड़ कर देता, एक साइड की ज़्यादा रख देता, या फिर सिर के बाल होते तो आधे छोटे कर देता, आधे ज़्यादा बड़े रख देता। इस तरह वो कुछ ना कुछ करता रहा करता, और वो ऐसा जानबूझ के किया करता। तो पहले शहर में कोई बाल कटवाने आया नहीं करता, तो हर एक किसान के अलग-अलग वो आया करते, मतलब एक किसान का कई किसानों के एक ही नाई हुआ करता। तो वो परेशान हो रहे थे उससे, उसको धमकाया भी करते, सब कुछ किया करते, लेकिन उसके कानों पे कोई कभी कोई जू नहीं रहेंगी, और वो अपनी इन आदतों से जारी रहा। तो एक बार दोस्तों उसने एक बनिया की सेव बनाने लग रहा था, तो बनिया ने कहा कि मेरी नाक के अंदर है ना वो बाल है वो भी काट दे। तो उसने क्या शरारत सूझी कि वो बाल तो काटे नहीं, उसकी नाक में कैंची मार दी। नाक में कैंची मारते उसको आगे खून, खून आते ही बनिया ने हाथ लगा के देखा कि खून आ गया, इसने तो नाक में कैंची मार दी। तो बनिया ने उसको 100 रुपए इनाम दिए उस नाई को। अब बोला, अरे तूने तो बहुत अच्छा काम किया यार, मेरा नाक इतने अच्छी तरीके से काट दिया, ये ले 100 रुपए इनाम। हालाँकि धमकाना चाहिए था, लेकिन बनिया ने नहीं धमकाया उसको। तो नाई बड़ा खुश हुआ, बोला, अरे एक तो उसकी नाक काटी, 100 रुपए मिले तेरे को। तो उस गाँव में दोस्तों एक पहलवान था, काफ़ी अक्कड़ पहलवान था। तो गाँव में टेरर भी था उसका, बदमाश टाइप में था। तो उस नाई ने सोची, चलो आज उसकी नाक काटता हूँ, नाक की नाक काटूँगा और पैसे के पैसे मिलेंगे, और गाँव में तेरी हवा हो जाएगी। तो उसने वो पहलवान को ढूँढ लिया, और उसने कहा कि पहलवान साहब चलो आपकी शेव बना देता हूँ, मूंछें काट देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिमिंग कुछ। वो भी कई दिन हो लिए, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, वो कर दे। तो दोस्तों उसकी वो जो मूंछें वगैरह बनाने लगा, तो नाक के बाल काट दो? बोला हाँ काट दे। उसने नाक के बाल काटने की बजाय उसने ज़्यादा कैंची मार दी उसके। ज़्यादा कैंची मारी तो एकदम उसको दर्द हुआ, वो एकदम उछल के पड़ा पहलवान। तो उसने हाथ लगा के देखा आगे, इसने तो वो मार दी, कैंची मार दी और नाक कट गई, खून आ रहा है। तो उसने कहा, अरे ये क्या किया? बोला, किया क्या? पैसे दे कैंची मारने के। उसने गुस्सा उठा, एक तो उसकी नाक कट गई, उसको दर्द हो रहा है, खून आने लग रहा है। उसके हाथ में गंडासी थी दोस्तों, गंडासी होती है ईंख छोलने का, काटने का एक वो होता है, जड़ से काटने का एक औज़ार होता है, उसको गंडासी बोलते हैं, गाँव वाले जानते हैं। तो उसके हाथ में गंडासी थी, उसने घुमाकर उसकी गर्दन में मारी गंडासी, और 1 सेकंड में उस नाई की जो गर्दन है वो दूर पड़ी जाके। तो दोस्तों अब आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उसने उस पहलवान को क्यों चुना? और उसकी शरारत का वो जो सज़ा थी, क्या वो सही थी या गलत थी? तो ये मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों। आप इसका जवाब बताइए, तब तक मैं अभी आया और अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस मैं अभी आया 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल मीडिया में दुष्यंत चौटाला जी का और एक हिसार के सीआईए के इंचार्ज है पवन कुमार जी, उनका कोई झगड़ा चला हुआ। और मामला ये था कि दुष्यंत जी और दिग्विजय जी कहीं जाने लग रहे थे, तो उनकी गाड़ी को एकदम से वो पवन कुमार ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी को रुकवाया, और उनको रिवॉल्वर दिखा के धमकाया, और एक तरह से उनकी गाड़ी रोक दी। तो हालांकि जो दिग्विजय जी थे, दुष्यंत जी थे, उन भाग कर उसकी गाड़ी तक गए भी, लेकिन तब तक वो भाग लिया था। लेकिन दोस्तों ये मामला थोड़ा तूल पकड़ने लग गया। जब तूल पकड़ने लग गया तो जो हिसार के डीएसपी हैं कमलजीत जी, उन्होंने कमलजीत जी ना अपने जो मुलाजिम था वो सीआईए का पवन कुमार, उसका का वो लेने की कोशिश की, फेवर लेने की कोशिश की, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि भाई इसमें पवन कुमार का कोई कसूर नहीं था, और वो पायलट गाड़ी ले रहे थे, जबकि उनको पायलट गाड़ी अलाउ नहीं थी, तो उसकी जांच करवाई जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने पवन कुमार के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर ही कार्रवाई करने का इशारा दिया। तो इसमें दुष्यंत चौटाला जी वो आखिर वो एक्स च च वाइस चीफ सब वाइस चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री रह रहे हैं।
तो वो भी कोई कमज़ोर तो है नहीं। दूसरा फिर ये है कि वो तो देवीलाल ख़ानदान से है, अजय चौटाला जी के लड़के हैं, तो वो इतने कमज़ोर नहीं है, तो उन्होंने न सिर्फ़ उसको झूठा बताया बल्कि और उनके खिलाफ़ वो कई वो मामले दर्ज करवा दिए और उनको एफ़आईआर दर्ज करवाकर इस मामले को आगे बढ़ाने का वो विचार करने लग रहे हैं। लेकिन ख़ैर दोस्तों, मेरा ये जो टॉपिक है आज का, ये दुष्यंत जी का दुष्यंत चौटाला जी का या दिग्विजय चौटाला जी का या पुलिस का नहीं है। मेरा जो है इसमें दोस्तों कुछ एक और चीज़ नज़र आई मेरे को इसी मामले के अंदर, जो दुष्यंत चौटाला जी और पवन कुमार जी का मामला हुआ है वो। और वो ये है कि अभी एक वीडियो देखी मैंने कि कोई सुमन बिश्नोई नाम की महिला है, फ़तेहाबाद के नांदेड़ी गाँव की है, तो उसने कोई वीडियो जारी करके कही है कि ये जो पवन कुमार है, इसने कस्टडी में मेरे पति को अरेस्ट किया था एनडीपीएस के एक्ट में, और उसके बाद उनकी ऐसी पिटाई की, उतनी ज़्यादा प्रताड़ना की उनको कि उनकी हो गई डेथ। और जब वो उनको अरेस्ट लेके गए तो कोर्ट में मेरे पति ने बताया कि ये मेरे से 25 लाख रुपए माँग रहे हैं, 25-30 लाख रुपए। ये कह रहे हैं कि या तो 25-30 लाख रुपए दो और नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो और ये मुझे जान से मार देंगे, 25-30 लाख रुपए का हमारे पास वो जुगाड़ है नहीं। तो वास्तव में उसकी जो कई दिनों बाद डेथ हो गई, हॉस्पिटल में रहा, पहले तो वो कोमा में रहा और कोमा में रहने के बाद फिर उस हो गई उसकी डेथ। तो उसकी जो घरवाली थी वो जो हरपाल थापन नाम का जो था, नशे के मामले में जिसको गिरफ्तार किया गया था, तो उसकी घरवाली ने करवा दी एफआईआर दर्ज। लेकिन दोस्तों एफआईआर दर्ज के बाद हालांकि रूल तो ये है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाता है, उसी टाइम जांच जारी की जाती है एफआईआर दर्ज के बाद। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो ड्यूटी पे करने लग रहा है, न सिर्फ ड्यूटी पे करने लग रहा है बल्कि उसके जितने भी इस तरह के मामले थे वो और भी आने लग रहे हैं। एक और महिला ने आरोप लगाया कि इसी पवन कुमार ने मेरे पति को, रमेश को उसमें जेल में जाकर ने धमकी दी है, क्योंकि रमेश ने भी उस पवन कुमार के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवा रखा है, या तुम मामला दर्ज वापस जो करवा रखा है वो वापस ले ले, नहीं तो तेरे सारे परिवार ने मैं फंसा दूंगा। और इसमें जो सुमन बिश्नोई है उसने तो एफआईआर दर्ज करवाए रखी है, और वो ये कह रही है कि कम से कम 3 साल हो गए, 2023 की बात है कि 2023 में, सितंबर 2023 में मेरे पति की हत्या हुई थी और उसके बाद 2023 में एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। लेकिन आज तक मेरे पति की उसमें कोई भी न्याय मिलने की मुझे संभावना नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, अब ये जो टाइम का वो देखिए कि कैसे एकदम से टाइम मैच हुआ है दुष्यंत चौटाला जी का और पवन कुमार जी का। पवन कुमार जी के बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन कम से कम अब दुष्यंत चौटाला जी से एकदम से वो टकराए तो वो मामला भी उभर के आ गया और एक और महिला का मामला भी उभर के आ गया। और अब थोड़ा-सा मैं उस कहानी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो जो मैंने कहानी नाई वाली सुनाई थी, तो दोस्तों नाई वाली जो मैंने कहानी सुनाई थी, वो इसलिए सुनाई थी कि उस नाई का पाप का जो घड़ा था ना, वो भर चुका था और वो जो शरारतें किया करता, लोगों को परेशान किया करता, तो अंत में वो एक पहलवान से टकरा गया और पहलवान ने उसकी काट दी गर्दन। तो अब यही पवन कुमार, अब जो इसकी हरकतें थी, लूट-पाट की थी, जाँच के नाम पे लोगों से वो करना था, डराना धमकाना था या प्रताड़ित करना या झूठे केस में फँसा के उनको टॉर्चर करना, टॉर्चर करके फिर उनको 25-30 लाख रुपए माँगना। ये उसकी ऐसी हरकतें थी जो कि किसी भी रूप में इसको हम पाप की गठरी ही कहेंगे, पाप का घड़ा ही कहेंगे। और उसके पाप के घड़े इतने ज़्यादा हो चुके थे कि अंत में वो पाप का घड़ा अब उसका फूटने वाला था। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि प्रकृति कोई न कोई ज़रिया बनाती है। किसी ने चाहे वो उसने सफलता देनी होती है तो भी ज़रिया बनाती है, और अगर कोई उसने सज़ा देनी होती है तो भी ज़रिया बनाती है। बहुत से मामलों में आपने देखा होगा, कई आदमियों की डेथ हो जाती है, वो ये कहते हैं कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर वो वहाँ नहीं जाता तो शायद बच जाता, या फिर कोई बीमारी थी उससे अगर वो डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं अगर उस हॉस्पिटल की बजाय उसमें चला जाता तो नहीं मरता। जबकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि वहाँ उसको जाना ही जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने लिखी ऐसे रखी है। अब इस पवन कुमार की भी ऐसी लिख रखी है। मुझे इस मामले में एकदम ऐसा लगा कि ये दुष्यंत चौटाला जी का तो एक बहाना है। अब जो सुमन बिश्नोई ने वो करवाई, आज वो सारे हरियाणा की नज़रों में आ चुका है कि ये पवन कुमार है और ये इस तरह के काम करता है और इस तरह की हत्याएँ भी इसके उसमें हो चुकी है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में आएगी तेज़ी और कोर्ट में भी तेज़ी आएगी और सोशल मीडिया का भी सहारा सुमन बिश्नोई को मिलेगा और उसमें
जो अब आज जो डीएसपी उसको बचाने लग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला जी से टकराने की उनके अंदर हिम्मत है नहीं, और अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करेगा। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुमन बिश्नोई जो अपने हस्बैंड के कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए दर-दर भटकने लग रही है, अब उसको थोड़ा तेज़ी मिलेगी। लेकिन अगर नहीं भी तेज़ी मिलती तो उसको हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक 16 अप्रैल को एक केस आया है कि तमिलनाडु के मदुरई में 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा हुई है, और वो 2020 का मामला था, ये 2023 का मामला है। तो थोड़ा-सा हरास होने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस के अंदर अगर कस्टडी में किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो कानून इसको बहुत सीरियस मामला मानता है, और उसके ऊपर अगर सबूत मिलते हैं तो सज़ा होती ही होती है। तो अगर सुमन बिश्नोई चाहती है कि थोड़ा उसके मामले में तेज़ी आए, तो वो इस मामले को मीडिया में उछाले, और उसने ये सही वक़्त चुना है कि जब वही पवन कुमार दुष्यंत चौटाला जी से टकराया तो लोगों के लाइमलाइट में तो आ ही चुका है। और अभी उसी के अंदर लोग हालाँकि बहुत सी ये आरोप लगा रहे होंगे कि ये अभी क्यों इसने कहा, ये तो आदत होती है लोगों की। लेकिन मेरे हिसाब से सुमन बिश्नोई ने बिल्कुल सही टाइम चुना है कि उसका जैसे दुष्यंत चौटाला जी से टकराने में नाम फ़ेमस हुआ था, तो अब इस मामले में भी लोगों के ध्यान में ये गया है कि ये पवन कुमार तो ऐसा आदमी है, और इसमें अब कोर्ट भी जल्दी करेगा। और अगर कोर्ट जल्दी नहीं करता तो सुमन बिश्नोई ने जैसे आज एक वीडियो डाली, वो बार-बार इसी तरह की वीडियो डालती रहे, और वो अपने वकील को भी कहे कि जो भी तारीख हो उसके अंदर वो एक प्रेस रिलीज़ करे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ताकि प्रेस में मामला आएगा तो कोर्ट भी इसके ऊपर ध्यान देगी, और उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी न्याय होने की संभावना ये ज़रूर है कि अगर इंटरोगेशन के टाइम किसी पुलिस की उसमें कस्टडी के टाइम में डेथ होती है तो उसकी सज़ा ज़रूर होती है, और उसको 10 साल से लेके आजीवन कारावास या फांसी तक की जैसे भी सबूत मिलता है, अगर वो सबूत दे देती है, इस तरह के सारे सबूत उसके पास, सुमन बिश्नोई के पास हैं, उसके पति हरपाल थापन के बारे में, तो डेफ़िनेटली इसमें उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा इसको ज़रूर होनी ही होनी है, पवन कुमार को होनी है। जो उसके साथी और जो पुलिस वाले हैं, जो 8 ले रही है, मदुरई वाले भी 9 पुलिस वाले थे, यहाँ पर भी 9 पुलिस वाले हैं। तो सुमन बिश्नोई को इस मामले में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इसी पवन कुमार को एक दिन फांसी के तख्ते तक लेके जाना चाहिए उसको। उसके लिए न डरने की ज़रूरत है, बल्कि बार-बार वो मीडिया का सहारा ले, तो मुझे यकीन है कि जल्दी वो न्याय हासिल कर सकते हैं। और ये मैं ये कहता हूँ कि ये मामला होना ही होना था। उसके पाप का घड़ा पवन के पाप का घड़ा है, वो भरना ही भरना था। तो जिस तरह वो नाई एक पहलवान से टकराया था, तो ये पवन भी एक पहलवान से टकराया है आके ना, और इसको भी इसी पहलवान से टकराने का मेरे को ऐसा लगता है कि इसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, और ये कोर्ट भी इस चीज़ को थोड़ा जल्दी के उसमें लेके ना और सुमन को न्याय दिलवाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण सही है, अगर मेरा कहना सही है, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना सही नहीं है, तो भी चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।